कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। अब देखो पार्टनरशिप में तो क्या है, पार्टनर है, कोर्ट में जाकर एक केस कर सकता है, ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स। बट क्या आपको लगता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में अगर कोई घर का मेंबर सेपरेट होना चाहता है तो सेपरेट हो जा भाई। बट वो उसका ये हिम्मत नहीं हो सकता है कि वो अपने दादाजी से, अपने पिताजी से ये बोले कि चलिए मुझे हिसाब दिखाइए। ये डिसिप्लिन के एकदम अगेंस्ट है। ठीक है, एक बेटा अपना बाप से हिसाब मांगते हुए क्या अच्छा लगेगा? एक बेटा अपने दादाजी से हिसाब मांगेगा कि मैं तो परिवार से अलग हो रहा हूं और आप मुझे हिसाब दिखाइए, मेरा हिस्सा बताइए। क्योंकि एज पर हिंदू लॉ जब मैं पैदा हुआ था मैं भी हिस्सेदार हो गया, अब मैं ये परिवार छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर पता दादाजी क्या बोलेंगे, बोला बेटा इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? जो तुम बात कर रहे हो वो उसका हेडिंग है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और बेटा तू तो डिवीजन का बात कर रहा है, तू तो घर छोड़ के जाने का बात कर रहा है। तो जा बेटा घर छोड़ के जा। बट जब तू डिवाइड हो गया है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि तुम हमसे हिसाब मांगोगे। क्लियर? On separation of the joint family, a member is not entitled to ask for account of the family business. गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप को 1932 का पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। गवर्निंग लॉ, गवर्निंग मतलब किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है, हु इज गवर्निंग इट? हिंदू लॉ गवर्न करता है एचयूएफ बिजनेस को। माइनर का कैपेसिटी का बात करते हैं। माइनर को हम लोग बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ले सकते हैं, मगर उसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। क्लियर है? और माइनर का जो बात है सिंपल है, पैदा होते ही बच्चा हिस्सेदार बन गया, को पार्टनर बन गया एंसेस्ट्रल बिजनेस का बाय द इंसिडेंस ऑफ बर्थ। कंटिन्यूटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा, कोई मेंबर अगर मर जाए कर्ता चेंज हो जाता है। बट पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व बाय डेथ और बाय इनसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। यहां नहीं होगा। द स्टेटस ऑफ द हिंदू फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ अ मेंबर। क्लियर? नंबर ऑफ मेंबर्स अभी हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2014 में रूल्स आया है, उससे पहले 100 मेंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अनलिमिटेड, कर बेटा जितना पैदा करना है कर। ठीक है? अनलिमिटेड इन नंबर। क्लियर? शेयर इन द बिजनेस, पार्टनरशिप में तो शेयर्स जो है आपस में हम लोग तय कर रखे हैं, आपस में जो तय करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट। एचयूएफ में जो को पार्टनर्स है, को पार्टनर का एक बात बताओ, जो हिस्सा है, आप समझ लो घर पे एक बच्चा पैदा होता है, बट गया, राइट और रॉन्ग? फैमिली बिजनेस का हिस्सा जितने बच्चे और ऐड होते जाएंगे आपका हिस्सा बढ़ेगा क्या घटेगा? और जितने मेंबर मरेंगे वैसे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड हिस्सा नहीं है। ठीक है? जैसे पार्टनरशिप 20% का मैं पार्टनर हूँ, फैमिली में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 25% का पार्टनर हूँ, वैसा कुछ नहीं। क्लियर? अब देखना है पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। को ओनर मतलब कोई बाप दादा का संपत्ति है, उस पर मैं भी ओनर हूँ, तुम भी ओनर हो। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप थोड़ा सा जल्दी देखेंगे इसे। को ओनरशिप में क्या होता है, इट कम्स
फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ के कारण। भाई अभी तक तो हम को ओनर नहीं है, क्योंकि समझ लो कोई प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम पे है, आज वो नहीं रहे तो हमारे पास ट्रांसफर हो गया वो प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से। तो जो भी हिस्सेदार को ओनर्स जो बन रहे हैं, भाई मेरा इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, वो अलग अलग पूरा लॉ है, ठीक है। तो ये जो हिस्सादारी हुआ, जो को ओनर्स बने हम ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून जो है कानून में लिखा हुआ है, तो एज पर द लॉ तुम इतने परसेंट के को ओनर बन गए, ठीक है। तो को ओनरशिप क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ऐसा कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? पार्टनरशिप में एम्प्लॉयड एजेंसी है, बट क्या को ओनर्स एक दूसरे के एम्प्लॉयड एजेंट है? नहीं है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? पार्टनरशिप में देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। लैंग्वेज देखिए, which means that profits and losses must have to be shared. But co-ownership does not necessarily involve sharing of profits and losses. कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा है, को ओनर है तो है। ये जमीन का भाई तुम भी ओनर हो, मैं भी ओनर हूँ। बेचेंगे तो भाई बेच के भाई, या तो जमीन का डिवीजन हो गया, एक बहुत बड़ा जमीन है, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, तुम अपना खेती इसमें करो, मैं अपना खेती इसमें करूँ। आज के दिन में अगर कोई खेती नहीं कर रहा है, कोई फार्मिंग नहीं कर रहा है, और उसे कोई बड़ा बिल्डर को बेचना चाहता है, तो बिल्डर को बेच लो। 1 करोड़ में जमीन बिकी, भाई मेरा हिस्सा 10 कट्टे का जमीन था, मुझे मेरे पास 3 कट्टे का हिस्सा था, तो 30 लाख मुझे दे दो। प्रॉफिट लॉस का बात नहीं हो रही, तो डायरेक्ट आपने लैंड को बेचा है, तो बेच के आपने अपना हिस्सा, जो आपका प्रॉपर्टी में जो शेयर था, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपस में बांटा है। प्रॉफिट एंड लॉस बांटा है आपने? नहीं बांटा है। अब इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। इस जमीन में दादाजी का जो मेरे नाम पे जो 3 कट्टे का जगह है, मैं इसे चैरिटी में देना चाहता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इसे अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं इसे अपने पड़ोसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल को गिफ्ट देना चाहता हूँ, व्हाटएवर। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। बट को ओनरशिप में आप ट्रांसफर कर सकते हो। A co-owner may transfer his interest or rights in the property without the consent of the other co-owners. Clear है? अब एसोसिएशन देखिए, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन बनते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन, या कोई ऐसा एसोसिएशन जहां कोई इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट स्कीम, कोई बिल्डिंग कॉरपोरेशन और म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी और ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, कि इस ट्रेड को बचाना है, तो आओ मिलकर हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। अभी हम लोग सैटेलाइट कोचिंग में हैं, समझ लो जितने भी फ्रेंचाइजीज है, उनको लगता है कि फ्रेंचाइजर बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो मिल के सारे फ्रेंचाइजीज एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। बना सकते हैं। क्या वो एसोसिएशन जो बना रहे हैं, आपस में कोई प्रॉफिट करना है उनको? अपने बिजनेस का राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो सोशल कॉज है ये, और नॉट टू एंटर इनटू अ बिजनेस और गेन। तो पार्टनरशिप के बारे में तो पता ही है अपने को। अब कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, तो बहुत अच्छा चार्ट बना रखा ICAI ने, जिस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे पहले हम। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। विल मतलब क्या? जब तक इच्छा, ठीक है। अपने दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं,
जब तक यार मन लगेगा, निभेगा, अपना आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तब तक अपने काम कर लेंगे। होता ना ऐसा? जिस दिन लगेगा कि अब मन फट गया है, भरोसा टूट गया है, या कोई भी सिचुएशन जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, बंद कर दो यार। और फिक्स पीरियड मतलब भाई 5 साल तक के लिए हम लोग पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि 6th ईयर मेरे को कनाडा जाना है, मैं इंडिया में रहूंगा ही नहीं। हो सकता है। और होता है विथ रिगार्ड टू, इधर देखिए, विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और कोई जनरल पार्टनरशिप है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है। जल्दी से क्विक रीडिंग लगा रहे हैं दोस्तों। ये रीडिंग सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि लैंग्वेज का आपको हेल्प मिले। ठीक है। पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 of the Act. Partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon for the duration of partnership. There is no provision made as to determination of the partnership. These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will. But where there is an agreement between the partners, either for the duration of the partnership or for determination of the partnership is not at will. Where a partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become पार्टनरशिप एट विल। ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। समझ रहे हैं बात? जहां कोई टर्म्स हमने सेट नहीं किया, ठीक है, नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन, कोई फिक्स पीरियड हमने तय नहीं किया। देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ बात ही नहीं किया हमने। ठीक है। कैसा है, क्यों है, ये है, वो है, कोई बात नहीं, बस काम करते हैं यार, शुरू करते हैं। पार्टनरशिप एट विल। अब एक काम करो, पार्टनरशिप का हमने पीरियड तय किया 3 साल। अब 3 साल पीरियड तय किया, 3 साल खत्म हो चले, मगर हमने अपना पार्टनरशिप को खत्म नहीं किया। हो सकता है इस सिचुएशन पे जब हमने अपने पार्टनरशिप को खत्म नहीं किया, बट पीरियड जो ड्यूरेशन था, देखो दोस्त, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, ये पीरियड जो है 3 साल का फिक्स किया था, 3 साल खत्म हो चला है। खत्म होने के बाद अब ये बताओ, ये कौन से केस में क्वालिफाई होगा? क्या ये पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड में क्वालिफाई होगा? होगा। 3 साल 1 महीना। अब बताओ आज का दिन, लेट्स से अगर 3 साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017, चलो 16, आज का डेट पे ये पार्टनरशिप जो है, ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कहलाएगी या क्या कहलाएगी? ये हो गया पार्टनरशिप एट विल, क्योंकि इच्छा था 2016 तक फिक्स पीरियड का, वो पीरियड खत्म, तो अब जो चल रहा है पार्टनरशिप एट विल चल रहा है। सिंपल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, बट मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे बातों पे 1 नंबर आप लोग गवा देते हो। एग्जामिनर को क्या लगेगा, इतना छोटा सा बात ये गलत कैसे कर सकता है? ठीक है। अब पार्टनरशिप एट विल may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the same। तो ये भी क्लियर हो गया, पार्टनरशिप एट विल है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल है, इसको डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। इच्छा, अब इच्छा नहीं है, तो ये कैसे खत्म होगा? नोटिस टू अदर पार्टनर्स।
इतना सही बात है। कोई शक? इजी। अब फिक्स पीरियड की जब हम बात करते हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और जब फिक्स ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। सिंपल है। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड, एक ही मतलब है। सच अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। क्लियर है। अब हम बात करें तीसरे टाइप का। ये दो टाइप तो एकदम सिंपल था, तीसरा टाइप देखिए। इसे कहते हैं हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई गेस क्या हो सकता है ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप? ठीक है। अ पार्टनरशिप may be organized for the prosecution of a single adventure. पर्टिकुलर। भाई देख, ऐसे तो कोई पार्टनरशिप करने का, कोई बिजनेस करने का इच्छा नहीं है, मगर अभी मार्केट में जो नया रेगुलेशन आया है उस रेगुलेशन से ऐसा लग रहा है कि अपने ये काम कर सकते हैं, जमीन का ना खरीदना और बेचने का काम, या ब्रोकरेज चलो मिल के करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट एकदम तेज है। फिक्स पीरियड तो नहीं होगा, बट ये 1 साल तक मार्केट ऐसा रहेगा, तो चलो इस वेंचर पे हम तुम्हारे साथ पार्टनर हैं, इस पर्टिकुलर काम पे हो सकता है। एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। सिंगल एडवेंचर पार्टनरशिप में भी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर अ कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। पर्टिकुलर पार्टनरशिप की इस पर्टिकुलरली इस बिजनेस के लिए हम तुम्हारे साथ पार्टनर हैं। Where a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership. कुछ सवाल आ रहा है आपके दिमाग में? A partnership constituted for single adventure or undertaking is subject to any agreement dissolved by the completion of the adventure or undertaking. इसका देखो मतलब सीधा इतना ही था। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का कहने का मतलब एक ही है, कोई भी पार्टनर कुछ भी कंटिन्यूअस बिजनेस करो, या पर्टिकुलर पार्टनरशिप जैसे ही हम बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे ही ये काम खत्म पार्टनरशिप खत्म। मतलब आपका पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है, अभी हमने किया था पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में तो एक फिक्स्ड है कि 3 साल तक करना है। यहां पर है पर्टिकुलर काम, वर्क। ये काम अगर 10 साल तक चले तो 10 साल तक पार्टनर, ये काम 4 साल तक चले तो 4 साल तक पार्टनर। इस पर्टिकुलर काम में हम तेरे साथ पार्टनर है। कोई दिक्कत नहीं समझने में? जब तक ये काम है तब तक हम पार्टनर। एक एक देखो, इसमें एक और बात है, हम और तुम पार्टनर है, तेरे से भाई मेरा मन मिलता है, ठीक है, तेरे से मन मिलता है। हम और तुम जो भी काम करेंगे पार्टनरशिप में करेंगे, जो भी वॉट एवर वर्क वी टू आर पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? सारे काम पे हम भैया हम और तुम पार्टनर है, कोई ड्यूरेशन नहीं, 5 साल के लिए नहीं है, बस हम और तुम पार्टनर है, बस बात खत्म। जो करना है, आटा बेचेंगे साथ में बेचेंगे, पिज्जा बर्गर बेचेंगे साथ में बेचेंगे, जो काम करेंगे साथ में करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा और आपका विश्वास अटूट है। मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि भाई ये पर्टिकुलर काम में तुम एक्सपर्ट हो, राइट, और मेरा लालच है इस काम में, इस काम में, सिर्फ इस काम में मैं तुम्हारे साथ पार्टनर। दूसरे काम में कोई दूसरा एक्सपर्ट है, उसके साथ पार्टनर। ठीक है, अब एकदम क्लियर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप? क्लियर? जनरल पार्टनरशिप, where a partnership is constituted with respect to business in general। भाई बिजनेस करना है तेरे साथ, क्या बिजनेस करना है ये नहीं पता।
It is called general partnership. A general partnership is different from particular partnership. In the case of a particular partnership, the liability of partners extends only to that particular adventure or undertaking. But this is not the case of general partnership. भाई तुम और हम पार्टनर, अब अपने जो भी कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, तो जब साथ में कर रहे हैं तो भाई साथ है, हम साथ साथ है। आइए, समय आ चला है पार्टनरशिप डीड को समझने का। जो पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, कुछ तय करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, उसी अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप is the result of an agreement. No particular formalities are required for an agreement of partnership. It may be in writing or formed verbally. ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ताकि ये लैंग्वेज आपके दिमाग में घुसे। सुन रहे हैं तो घुसेगा, और आप जब लिखोगे एग्जाम हॉल पे तो कलम आपका साथ देगा। ठीक है, तो जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल पे। ठीक है, ये भरोसा रखिए। बट इट इज डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। कोई भी चीज लिखित में कर लो भाई, आगे डिस्प्यूट होगा तो देख लेंगे। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. It should be drafted with care and stamped according to the provision of Stamp Act 1899. It should be drafted with care and should be stamped according to the provision of the Stamp Act 1899. ठीक है भाई, where the partnership comprises immovable property. The instrument of partnership must be in writing, stamped, and registered under the Registration Act. ये देखो, ये जो मैंने बुक का ICEI का मटेरियल पढ़ा तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिला ना दोस्त। ऐसे अगर मैं वर्बली बोल के निकल जाऊं भाई पार्टनरशिप डीड है, जो समझे अपने आपस में जो तय किए उसको जब लिख लिए तो भाई उसको ड्रीड बोलते पार्टनरशिप डीड। आपको भी समझ में आ गया। अब आप एग्जामिनेशन बेस से ज्यादा तो नहीं लिखोगे, बट ICEI जब आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, ये 2 पॉइंट और है उसके पास। बच्चे को लगता है मेरा नंबर गया कहाँ, मास्टर जी ने जो पढ़ाया था या जो सर ने जो पढ़ाया था एकदम बड़े वैसे छाप के आएगा, एकदम छाप के मिलने का है। बट ICAI ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया कि पार्टनरशिप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको क्या करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर पार्टनरशिप है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये 2 पॉइंट, या अगर ऐसा कुछ है तो हम स्टैम्प एक्ट के अंडर में। तो ये भाई थोड़ा सा, अब आप 11-12 का एग्जाम नहीं दे रहे हो, CA फाउंडेशन, आपको नहीं लगता ये 2 पॉइंट आने से थोड़ा सा वजन बढ़ गया? 5 नंबर का या 2 नंबर का 4 नंबर का है, आपको 3.5 नंबर मिल सकता है और आपके दोस्त को 2 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा। एक एक नंबर करके दोस्त अगर कटना शुरू हो जाए और 20 सवाल में आपका एक एक नंबर ऐसे कट जाए, 20 नंबर तो आपके ऐसे चले गए जो आपको पता भी नहीं चला कि कहाँ गया। राइट और रॉन्ग? और 100 में से वैसे भी आप लोगों को कौन सा पूरा अच्छा आता, आप उम्मीद करोगे जो भी है और 60 तो आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए 60 तो आ ही जाएगा, और नंबर आ रहा 42। फिर आप बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूट ने भाई बड़ा बेईमानी किया, गलत किया। ये चीज समझना होगा। ये चीज समझाने के लिए ही मैं बार बार ICAI का स्टडी मटेरियल को इतना गौर से आपके साथ एकदम साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा बहुत सारा इंस्टेंसेस आपको और मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये क्विक मार रहे हैं। नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नेम ऑफ द पार्टनर्स, ये आप अपने आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कब कमेंसमेंट हुआ, ड्यूरेशन क्या है, कैपिटल क्या है, हम पढ़ ही दिए वैसे। अच्छा सर अभी तो और बाकी है। ठीक है, कर लो। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट क्या है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अगर कैपिटल में या ड्राइंग्स में या लोन्स में है तो क्या होगा,
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, सैलरी किसी को देना है क्या, नहीं कमीशन देना है क्या, भाई तू छगन तू सारा दिन काम करेगा तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, ये 12 नंबर पॉइंट है। ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि भाई ये तो अपने सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते हैं। बचपन का दोस्त था भाई, बचपन का, स्कूल में तो एकदम ईमानदारी का पुतला था भाई, क्लास मॉनिटर था, टीचर्स का फेवरेट था, वो अपने साथ, यकीन नहीं हो रहा भाई। क्या बोले, शादी के बाद वाइफ का डिमांड बढ़ जाता ना भाई, क्या करे, शायद भाभी जी के डिमांड के प्रेशर में आके गलत कर दिया भाई। जो भी हो भाई, अब एज पर द नियम पार्टनरशिप से तो इसको हटाना पड़ेगा। एक बार जो इसने भरोसा तोड़ दिया, अब क्या पता, आज बोल रहा बीवी का प्रेशर था, कल बोलेगा साली का प्रेशर था, कुछ भी हो सकता भाई। एज पर द रूल ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, फ्रॉड कर दिया भाई, अपने दोस्तों के साथ फ्रॉड कर दिया। अब भरोसा टूट गया यार, नहीं नहीं एक मौका दे दे यार, नहीं भाई मेरा तो नहीं मन कर रहा है, होता कि नहीं होता ऐसा। चलिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने तरीके के हैं ये देखिए आप। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, बाबा, नॉमिनल, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, ओके, नॉमिनल, ओके, सब पार्टनर, सब कोई पार्टनर, अरे भाई सब कोई पार्टनर नहीं है, ये सब पार्टनर है। सब पार्टनर मतलब पार्टनर का पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर, ये जो तूने धोखा किया ना भाई, अब तेरे को हम नहीं रखेंगे, तू आउट हो जा। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर जो सारा दिन ऑफिस में आके सोता है उसे हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं ना, अरे वाह, सोने वाले पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर, जो मैं एक्टिव हूँ तो मैं एक्टिव पार्टनर, एक्टिव हो तो एक्टिव पार्टनर ठीक है, बट स्लीपिंग कर रहे हो ऑफिस में आके तो स्लीपिंग पार्टनर नहीं, नहीं वो कुछ और मतलब है। ये देखो स्वार्थी पार्टनर, हाँ प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इनकमिंग पार्टनर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मोबाइल कंपनी अपना कुछ प्लान बेच रहा हो, ऑल इनकमिंग फ्री, इनकमिंग का ये कॉल रेट, आउटगोइंग का ये कॉल रेट। आपको यकीन नहीं होगा, जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ था इनकमिंग कॉल का भी हम पैसा देते थे, आउटगोइंग का तो पैसा लगता है ना, इनकमिंग कॉल रिसीव करने का भी हम पैसा देते थे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, भैया ये कैसा कैसा नाम है, होल्डिंग आउट, होल्ड भी कर रहे हैं। होल्ड तो जब करते तो ऐसे पकड़ते हैं ना किसी चीज को, अब होल्ड को तो इन करते हैं, ये होल्ड को आउट कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बट भैया इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं, इतना सारा पार्टनरशिप है और क्या है। एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, बस, इट इज अ पर्सन who has become partner by agreement and who actively participates in the conduct of the partnership। तो ये है दोस्त एक्टिव पार्टनर। He acts as an agent, who is he? The active or actual or ostensible partner of other partners for all acts done
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग कौन बताएगा? बताइए मैडम, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल डे टू डे बिजनेस जो है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मिठाई बेचने का बिजनेस है तो डेली हम मिठाई बेच रहे हैं तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ। इन द इवेंट्स ऑफ हिज रिटायरमेंट he must give public notice in order to absolve himself of liabilities। अब ये मीनिंग क्या है absolve? ये वर्ड का मीनिंग बताइए आप लोग। absolve himself मतलब अपने आप को मुक्त करना। मैं पार्टनर हूं, अब मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का लायबिलिटी आए। जब मैं हूं ही नहीं इस फर्म में, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मेरे जाने के बाद जो गलत काम अगर बाई चांस मेरे बाकी पार्टनर्स करे तो उसका सजा मुझे नहीं मिले या उसकी लायबिलिटीज मेरे सर पर ना आए। राइट? जब हम साथ में हैं तो मैं कबूल करता हूं यस, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई दूसरा पार्टनर भी अगर कुछ काम किया तो मतलब है कि मेरी स्वीकृति है, लॉ ऑफ एजेंसी। अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब मैं नहीं रहूंगा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ पर कोई भी प्रकार का लायबिलिटी आए, उस हरकत का लायबिलिटी आए जो मेरे बाकी पार्टनर्स ने किया है मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो भैया चीख चीख के बोलना पड़ेगा ना, नाना पाटेकर स्टाइल में। राइट? सो चीख चीख कर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग, फाइन, सी यू, सायोनारा, सो आई एम टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम दिस मिठाई का दुकान। अब अगर कल से दही खट्टी हुई या कोई खा के मर गया तो देखो भाई, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। सो ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस। पूरा पब्लिक को बता दो, जो भी पब्लिक उससे डील कर रहा है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लायबिलिटीज। किसका लायबिलिटीज? देखो, मैं अगर कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है? अब तो ये बंधन टूट गया है ना जी, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, राइट? अब बाकी जो पार्टनर्स है उनके जो भी एक्ट्स है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो अब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लायबिलिटीज। देखो लास्ट लाइन देखो क्या है ये, फॉर, कलर चेंज कर रहा हूं मैं इसको, येलो में ले रहा हूं, फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। सो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए मुझे जिम्मेदार प्लीज मत ठहराइएगा, मैं पब्लिक नोटिस दे रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर में। डॉर्मेंट वर्ड से ज्योग्राफी की याद जरूर आ रही होगी किसी ना किसी बच्चे को। एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो पढ़ा है आपने। सो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, स्लीपिंग मतलब ही है कि वो बेसिकली एक्टिव तो हो नहीं सकते, सोए हुए टाइप के पार्टनर है, रिलैक्स्ड पार्टनर है, बेसिकली एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो इट इज अ पर्सन, ऑफ कोर्स, कुत्ता बिल्ली जानवर एनिमल तो नहीं है, इट इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट। याद है आपने पढ़े थे, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। ही इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, क्लियर है। हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये बहुत इजी है, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। अब एक बात बताओ, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि थर्ड पार्टीज
एक पार्टनर अभी रिटायर हो रहा था, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टाटा बाय बाय, कि जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझसे अब कुछ लाइबिलिटी का उम्मीद मत करना। अब ये सोया हुआ स्लीपिंग पार्टनर है। ये देखिए, आर क्या ये थर्ड पार्टी को लायबल है क्या? स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, क्या ये थर्ड पार्टी को लायबल है क्या? क्या लगता है आपको? हाँ, क्यों हाँ? थर्ड पार्टी का बात कर रहे हैं। देखिए, दे आर कॉल्ड स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर्स। ठीक है भाई, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो भी रहे तो भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस तो शेयर करेंगे ही। एंड आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म्स। ठीक है, फर्म के एक्ट के लिए थर्ड पार्टी को कुछ भी गलत काम हो गया, जैसे दही खट्टा निकल गया या जहरीला निकल गया, कोई इंसान मर गया या बीमार पड़ गया, तो यस, भले ही आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आप ये नहीं बोलोगे अरे भाई दुकान में तो तुम लोग जाते थे, दही दूध मक्खन तो तुम लोग खरीदते थे, मुझे क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं बोल सकते हो। बट आगे कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है। दे आर however not required to give public notice of their retirement from the firm। ये जो सोए हुए पार्टनर है, इन्हें पब्लिक नोटिस नहीं देना है, नहीं देना है। क्या लॉजिकली कोई बताएगा मुझे कि क्यों नहीं देना है? बताइए। हम्म। 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 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्टिव पार्टनर्स को सब जानते हैं, राइट? एक्टिव पार्टनर से पब्लिक का इंटरेक्शन हो रहा है। एक्टिव पार्टनर्स पब्लिक को बहुत वादा करते हैं, अरे भाई जी कोई दिक्कत होगा तो मैं हूं, राइट? सो एक्टिव पार्टनर हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, भरोसा जगा के रखते हैं, लोग उनको पहचानते हैं। अब समझ लो मेरे भरोसे पर मैं एक्टिव पार्टनर हूं, अरे जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, ये अग्रवाल की जवान है, जाओ ले जाओ ले जाओ, ये दही ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा तो ये मेरी जवान है। अब मैं एक्टिवली बड़े लंबे लंबे डींगे हाँक कर अपना माल अपना प्रोडक्ट तो बेच दिया। अब नेक्स्ट डे वो भाई साहब मुझे खोजने आ रहे हैं, मैं गायब। और स्लीपिंग पार्टनर के हिसाब से देखो, स्लीपिंग पार्टनर को तो कोई जानता ही नहीं है, राइट? रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि भैया मैं सोने जा रहा हूँ, इनफ, आई एम स्लीपिंग। देखा जाए तो जब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इस बिजनेस से तो मैं टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। ये भाई साहब पब्लिक को तो जानते ही नहीं है, ना पब्लिक उन्हें जानती है। तो जब पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं है तो लॉजिकली अगर आप पब्लिक नोटिस दोगे तो सोचो पब्लिक बोले है वो तू भी पार्टनर था क्या भाई, पता ही नहीं था आज तक। तो जब पता ही नहीं था तो बल्कि नोटिस देने से पता चलेगा। सी आई एम गिविंग नोटिस दैट आई वाज अ स्लीपिंग पार्टनर ऑल द 3 years 4 years 5 years आई वाज स्लीपिंग, नाउ अगेन आई एम टेकिंग रिटायरमेंट, मतलब परमानेंट स्लीप। तो लोग बोलेंगे भाई तू सो ही रहा था, अब तो आगे परमानेंटली सोने वाला है, हमें क्या मतलब? क्लियर? सो पब्लिक नोटिस स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देना। अब आप सोचोगे कि सर इतना सिंपल सा बात है, इतना क्यों इलेबोरेट कर रहे हो? सोच सकते हो आप, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट जो है दिमाग से निकल जाती है। आप जब एग्जामिनेशन पे लिख कर आओगे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पब्लिक नोटिस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा चर्चा कर लिया हमने कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई पब्लिक इंपॉर्टेंट है। बिजनेस आप किसके साथ कर रहे हो बताइए? मिठाई के आपस में पार्टनर्स एक दूसरे को बेच रहे हैं, पब्लिक को बेच रहे हैं, तो पब्लिक इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं दूसरा, एक और टाइप का पार्टनर है जिसे हम कहते हैं
नॉमिनल, नॉमिनल, अगर एक मिनल हो तो सोचो क्या हो, यहाँ नॉनोमिनल है। सो मिनल, गुजरात की जो गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, देखो ऐसा बुरा मत मानना, मैं सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। सो नॉमिनल, सो नॉमिनल पार्टनर, अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। सर अपना नाम लेंड कर देना, अपना नाम भाड़ा पे दे देना। लेंड मतलब तो यही होता ना, भाड़ा पे देना। सो पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in it is called a nominal partner. भैया मेरा नाम यूज कर लो यार, अब तुम लोग क्या करोगे यार, इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अब समझ लो कि कोई शाहरुख खान, अब शाहरुख खान तो भाई एक्टर हो गए, राइट। अब शाहरुख खान जब एक्टर नहीं थे तो समझ लो कि उनकी छोटी सी मिठाई की दुकान थी। शाहरुख खान साहब तो आगे निकल गए, अब उनके रिलेटिव्स, बुआ फूफा या फैमिली, खानदानी बिजनेस। अब उनको लग रहा है कि अगर शाहरुख बेटा अपना नाम दे दे तो शायद बिजनेस के लिए अच्छा हो, राइट। तो बेटे शाहरुख ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मेरा नाम ले लो, यूज़ कर लो, ठीक है, बट मुझे आप लोगों के लॉस नहीं। नहीं बेटा शाहरुख, हम तुम्हें 20% का पार्टनरशिप देंगे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि शाहरुख को कुछ नहीं चाहिए, बट वो अपना नाम देने के लिए रेडी है, फैमिली है। सो पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in it is called a nominal partner. He is not entitled to share the profits of the firm. He is not entitled. अब बेटे तुमने तो खुद ही कहा था कि बस नाम दे रहे हैं, पैसे तो तुम्हें चाहिए नहीं थे। यू आर नॉट एंटाइटल्ड। नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म। देखो परजाई जी, चाचा जी, मैं मेरा नाम दे सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता हूँ। नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉट टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बेटे शाहरुख, आज तू बड़े दिनों बाद घर आया है बेटे, जा दुकान पे तू भी 10 मिनट बैठ जा। हाँ, मैं और दुकान पे, हाँ, तो वो कभी नहीं बैठेगा। सो ही इज हाउएवर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। ये देखो खतरनाक बाउंसर आ गया। He is however liable to the third parties for all acts of the firm. अगर कुछ गड़बड़ हुआ, थर्ड पार्टीज शाहरुख खान को पकड़ सकती है, ठीक है। ही इज लायबल। ये नहीं कि सिर्फ नाम दे दिया तो मुझे अब कोई मतलब नहीं है। आप अगर नाम दे रहे हो तो उस नाम से व्यापार बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। तो व्यापार अगर बढ़ेगा, बिजनेस अगर बढ़ेगा, तो कुछ उसमें रिस्क एसोसिएट हो सकता है कि नहीं, राइट। सो बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ रिस्क है। तो अगर आप एसोसिएट हो रहे हो, ये आपकी इंटरनल बातें हैं जी। शाहरुख बोले मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं, तुम्हें नहीं मिला वो तुम अपने फैमिली पार्टनर से समझो, मगर हमें तो ये भरोसा था क्योंकि डब्बे पे लिखा था शाहरुख खान का फेवरेट मिठाई, और हमने यही समझकर खाया। शाहरुख खान ने कहा था कि यस, द बेस्ट क्वालिटी फॉर लास्ट 50 ईयर्स, और ये क्वालिटी कि लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। शाहरुख भाई आपने कहा था बेस्ट क्वालिटी, इसीलिए हमने खरीदा, हमें आप पर भरोसा था। अब आप प्रॉफिट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, राइट और रॉन्ग। सो यू आर ऑलवेज लायबल। ही इज हाउएवर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शाहरुख अगर बीच बीच में मिठाई मंगवा के चेक करना चाहे तो कर सकता है। अब देखिए इसको वापस से समराइज कर लेते हैं। लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, यस और नो? बोलिए यस। विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, बोलिए यस और नो। तो ये नॉमिनल पार्टनर है।
एक मीनल है कि लेंड किया नाम, दूसरा मीनल है विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। अरे देखो, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, नॉट एंटाइटल्ड, ए पैसा तो मत मांगना कभी, राइट, नॉट एंटाइटल्ड। शाहरुख बेटे दुकान में बैठोगे तो शाहरुख बोलता है कि नहीं नहीं मैं दुकान में नहीं बैठूंगा। यस, आपका कुछ सवाल है मैडम, बोलिए। हम्म। अब देखो ये स्वाभाविक सा बात है, जो वो इंसान प्रॉफिट छोड़ रहा है, कमाओगे तो मैं कुछ नहीं लूंगा या मुझे कुछ मत देना, आप घाटा कर लिया तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ये आपको लग रहा है शाहरुख खान इतना शरीफ होगा कि वो दे देगा? आप दे दोगे क्या? कुछ कुछ कॉमन सेंस पे चला करो। ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं दोस्त, ये कॉमन सेंस छोड़कर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपके दिल और आत्मा को गवाही नहीं देता है, उसे अगर हम कानून बना दे तो आप प्रोटेस्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तो कानून ऐसा नहीं बन सकता है, ए जज साहब प्रॉफिट तो दिया नहीं, हाँ लॉस से देने को कह रहे हो, नहीं हो सकता। ठीक है, मगर क्योंकि आप अपना नाम दे रहे हो तो कुछ तो आप उस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ टर्बुलेंस or some sort of movement in that business. So you are liable to the third parties for all acts of the firm. बच नहीं सकते हो। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो शाहरुख खान, अगर आप अपना नाम दे रहे हो, नॉमिनल पार्टनर बन रहे हो, तो ये याद रखना कि नाम देने के कुछ रिस्क हो सकते हैं। यू हैव टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टीज। तो नाम देते समय ये चेक कर लेना कि आपका नाम का मिसयूज ना हो। देखो, कहने को तो इसे रटा भी जा सकता है, बट हम इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में घुस के समझने का चेष्टा कर रहे हैं। ओके, एक बार समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत कभी नहीं आना है। अब देखो सिचुएशन क्या है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सिर्फ अपन को तो पैसा मांगता, फायदा होने का तो अपने को देने का। ठीक है, नाम से समझ में आ चुका होगा। अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस। ऐसा पार्टनर क्या जनरली आप बनाओगे? सोच के देखो कि भाई ये पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो लॉस का तो मतलब ही नहीं है, वो तो लॉस जिंदगी में देगा ही नहीं, पैसे देगा ही नहीं, बट ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली। बोलो यस। अब शाहरुख खान, समझ लो, मैं तो उसका रिश्तेदार नहीं हूं, तो उसके रिश्तेदारी में तो उसने नाम दिया, ही लैंडेड हिज नेम, राइट। मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं, तो मैंने कहा शाहरुख भाई आप मुझे भी अपना नाम लैंड कर दो ना। बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स, ए ले ले। देगा क्या ये बता? बोलेगा ना कि देगा क्या। तो मैं बोला शाहरुख भाई 10% का पार्टनर प्रॉफिट्स में, और लॉस होने से भी 10% का। शाहरुख बोलेगा देख मेरे पास क्या टाइम है तेरा चिंदी बिजनेस आके चेक करने का, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तुम यार क्या अकाउंट्स बना के लॉस दिखा दोगे और मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, मैं शाहरुख खान तुम्हें पैसे दूंगा? हाँ, तो मैं बोला ठीक है शाहरुख भाई, आपके आने से तो लॉस होने का चांस ही नहीं है, अगर आप मेरे इस बिजनेस में आते हो तो लॉस नहीं होगा, तो मैं आपको पार्टनर बनाता हूँ इन प्रॉफिट्स ओनली। बन सकता है? So a partner who is entitled to share the profits only without being liable for the losses is known as partner for profits only, and is also liable to the third parties for all acts of, नहीं मैडम, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ फर्म नहीं है। शाहरुख ने एकदम क्लियरली कह दिया है कि देखो कोई झोल झाल हो, कुछ भी हो, तुम मुझे परेशान मत करना, सिर्फ प्रॉफिट्स की बातें हो तो मैं हूं। तो जो भी हरकत प्रॉफिट्स के लिए किया गया है
उस पे मैं हूँ। तो ये एकदम ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड पार्टी को लायबल है फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, करेक्ट, नॉट लायबल फॉर लॉसेस, and liable to the third parties for all acts of the profits only. Incoming partner, a person who is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partners as incoming partner. एक फर्म है, ऑलरेडी है, सीता, गीता, मोहिनी और मनमोहिनी, 4 पार्टनर्स, ठीक है। अब उनको एक और नया पार्टनर लेना है, ऐश्वर्या को। तो बाकी सारे पार्टनर्स ने कानाफूसी की, ए ले ले इसको, ए नहीं बहुत घमंडी है, ए नहीं नहीं अच्छी है, काम में आएगा। तो सारे के सारे पार्टनर्स ने मिलकर अग्री किया, कंसेंट दिया कि यस ऐश्वर्या को हम पार्टनर लेंगे। तो अब कितने पार्टनर्स हुए? सीता, गीता, मोहिनी, मनमोहिनी और ऐश्वर्या। तो ठीक है, तो ये इनकमिंग पार्टनर कौन है? ऐश्वर्या। Such partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a partner. अब ऐश्वर्या जब आती है तो मोहिनी और मनमोहिनी के कुछ कारनामे थे जिसके कारण 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। अब इक्वल पार्टनर्स 20% के। अब ऐश्वर्या को बोला जाता है, ये ऐश्वर्या, वो जो लास्ट कंसाइनमेंट में 10 करोड़ का लॉस हुआ ना, अब तेरे को भी 2 करोड़ देना पड़ेगा। तो ऐश्वर्या क्या बोलेगी? मैं अभिषेक से पूछ के बताती हूँ। ऐसा नहीं बोलेगी, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बोलेगी नहीं मेरे आने से पहले, राइट, मेरे आने से पहले जो भी तुमने किया है, व्हाई शुड आई पे? क्या ये कानून पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा तो ही ऐश्वर्या ऐसा बोलती? क्या ऐश्वर्या बोलती कि ओके लेट मी कॉल अग्रवाल, ही इज माय कंसल्टेंट, he will guide me because he is very good in teaching partnership? ऐश्वर्या ऐसा नहीं बोलेगी। ऐश्वर्या कॉमन सेंस लगाएगी, बोले कि जब मैं थी नहीं इस पार्टनरशिप फर्म में, उस समय जो भी डिसीजंस आपने लिया, उस डिसीजन का लॉस मैं क्यों भुगतूं, राइट? अब आप ये सवाल उठाइए, सर ये तो लॉस का बात था। तो ऐश्वर्या जब ज्वाइन की, उससे पहले जो प्रॉफिट्स कमाया, क्या वो ऐश्वर्या को मिलेगा? तुम्हें लगता है कि सीता, गीता, मोहिनी एंड मनमोहिनी के दिल इतने बड़े होंगे कि जो 4 पार्टनर्स मिलकर काम किए होंगे उसका मुनाफा क्या कोई भी नया पार्टनर को कभी दिया है आज तक जिंदगी में? नहीं देगा। बल्कि उसे पार्टनर बनाने के लिए गुडविल, अच्छा ऐश्वर्या तुम इस पार्टनरशिप फर्म में आना चाहती हो, देखो हमने रिस्क लिया था, हमने 50-50 करोड़ रुपए लगाए थे, हमने रिस्क लिया था ऐश्वर्या, हमारा 200 करोड़ डूब सकता था, पर आज का दिन में हमारा फर्म इतना नामी हो गया, इतना फेमस हो गया कि 100% हम कमाने वाले हैं। तो ऐश्वर्या, हम जब बिजनेस चालू किए थे हमने 50-50 करोड़ रुपया का रिस्क लिया था, तुम अगर आओगी तो तुम्हें 70 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, बोलो मंजूर? अब ऐश्वर्या देख रही ठीक है यार, 20 करोड़ ज्यादा देने पड़ेंगे, कम से कम रिस्क तो 0 है, राइट? तो ऐश्वर्या जो 20 करोड़ रुपए ज्यादा लेकर आएगी, 5-5 करोड़ सीता, गीता, मोहिनी, मनमोहिनी आपस में बांट लेंगे, राइट और रॉन्ग? तो इसे कहते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, जो आप प्रैक्टिकल मेरे दोस्त अकाउंट्स में करोगे। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया मैडम आपको? सो ये है बात। सो इनकमिंग पार्टनर हुआ ऐश्वर्या राय, हुई ऐश्वर्या राय, और कोई भी पहले का एक्ट जो फर्म ने किया है, विल ऐश्वर्या बी लायबल फॉर दैट? से यस और नो? योर आंसर इज नो।
अब बात करेंगे उसी का विपरीत। आउट, आउट यू गो, गेट आउट, आउट यू गो, आउट यू गो, आउट गोइंग, outgoing partner, partner, you're going out. Yes partner, I'm going out. Why partner, why going out? I'm getting married, settling in Australia. हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि नहीं? अब मोहिनी का शादी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है मोहिनी, अरे अपनी मोहिनी, मोहिनी, ठीक है। सो अ पार्टनर who leaves the firm in which the rest of the partners continue to carry on. ए सुना है मोहिनी छोड़ के जा रही है, हे जाने देना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने करेंगे ना। कोई फर्क पड़ता है आपको मोहिनी के जाने से? बोलिए मनमोहिनी जी। नहीं, क्योंकि अब तो ऐश्वर्या भी आ गई है। तो मोहिनी जा रही है, उसे जाने दो। अ पार्टनर हु लीव्स द फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस is called retiring or outgoing partner. So who is retiring right now? Mohini is retiring. Such partner remains liable to the third parties for all acts of the firm until public notice is given of his retirement. मोहिनी जो जा रही है, जब तक समझ लो मोहिनी जल्दबाजी में, पार्टनरशिप तो रिटायरमेंट हो गया, पार्टनरशिप तो वो छोड़ दिए, शादी कर ली ऑस्ट्रेलिया में, वहीं सेटल हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। 31 दिसंबर 2016 को मोहिनी ने पार्टनरशिप छोड़ दिया और मोहिनी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है। आज का दिन है 19 नवंबर 2017। अभी तक मोहिनी ने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। मोहिनी ने पार्टनरशिप तो छोड़ दिया है, मगर इस पीरियड के दौरान जो पार्टनरशिप चला है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, पब्लिक मोहिनी को कसूरवार मानेगी क्या नहीं मानेगी? क्योंकि पब्लिक को अभी तक पता ही नहीं है। तो मोहिनी, जब भी आप पार्टनरशिप छोड़ो, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप छोड़ रही हूं और इस पार्टनरशिप फर्म के कुछ भी गलत एक्शन का रिएक्शन मेरे ऊपर ना आए, तो मोहिनी को 1 जनवरी को 2017 में पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि जी मैं तो चली। क्लियर है? ये बात क्लियर हो रहा है आपको? एकदम इजी समझ में आ रहा है? अब देखो, एक होल्डिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये कंफ्यूजन है, मगर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आइए अब पढ़ते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग, सेक्शन 28। इसे समझाने के लिए लेट्स सिंपली स्ट्रेट अवे जंप इनटू दिस एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। X and Y are partners in a partnership firm. X introduced a manager as his partner to Z. X and Y पार्टनर है, दो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। एक है A, एक मैनेजर है, और ये मैनेजर को ये बताया गया कि ये मैनेजर जो है ना, समझ लो बड़े अच्छे बैंक के मैनेजर, बोले ये बैंक के जो मैनेजर है ना, ये मेरे फर्म में पार्टनर है। और ये किसे कह रहा हूं मैं? एक जेड को कह रहा हूँ, जेड। अब जेड कल्पना करा रहे, बाबा ये इतना बड़ा बैंक का मैनेजर, करोड़ों रुपया हो गए इसके पास, बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी इस फर्म का पार्टनर है। जेड ऐसा सोच रहा है। ए रिमेन्ड साइलेंट। अब ए जो मैनेजर है, एक्चुअल में
तो वो एक्स और वाई का पार्टनर है नहीं, मगर एक्स जो है वो जेड के सामने ये पोर्ट्रे कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि ये ए जो है ये इस फलाना फलाना बैंक का मैनेजर जो है, ये इस बड़े कंपनी का मैनेजर जो है वो हमारा पार्टनर है। जेड को ये यकीन दिला दिया गया है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जेड को जो ये यकीन हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि ए की खामोशी ने जेड को यकीन दिलाने में मदद की है? ए की खामोशी, ए क्योंकि खामोश था। अगर ए उस समय बोल देता अरे भाई मैं कोई पार्टनर नहीं हूं, तो जेड को समझ में आ जाता। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जेड को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जेड को एक गलत भरोसा दिलाया जा रहा है कि देखो जेड, ये ए जो इतना बड़ा कंपनी का मैनेजर है ये मेरा पार्टनर है। जेड को यकीनन झूठ बोला जा रहा है, और जेड को जो झूठ बोला जा रहा है, ए खामोश है। ए के सामने कहा जा रहा है कि देखो जेड, ये ए जो है ना ये पार्टनर है। ए कुछ बोल नहीं रहा है, मगर खामोशी जो है ए की वो बहुत कुछ बोल दे रही है दोस्त। ए की खामोशी ये बता रही है जेड को कि यस, एक्स जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं पार्टनर। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा क्या बड़ा बवाल हो गया? नहीं हुआ है, क्योंकि ये ए जो मैनेजर है, समझ लो एक बहुत बड़ा टी गार्डन का मैनेजर है, और एक्स एंड वाई जो बिजनेस कर रहे हैं वो टी सप्लाई का बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं जेड को ये यकीन दिला दिया कि देखो इतना बड़ा फर्म का जो मैनेजर है वो अपना पार्टनर है, तो जो भी टेंडर या जो भी सप्लाई का रेट हम भरेंगे हमको काम मिल जाएगा। जेड ये सोचकर समझ लो कुछ गुड्स सप्लाई कर देता है। तो आगे देखिए क्या होता है। जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज पार्टनर supplied 100 TV sets to the firm on credit। इस एग्जांपल में क्या है, जेड एक ट्रेडर है, उसे ये यकीन है कि ए जो इतना बड़ा मैनेजर है जिसकी सैलरी 5 लाख रुपया महीने की है, वो अगर इस फर्म का पार्टनर है तो मुझे कोई खतरा नहीं है। तो जेड एक ट्रेडर है जिसने 100 टेलीविजन सेट ये सोचकर सप्लाई किया है कि इसमें इस फर्म को सप्लाई किया। सप्लाई किसको किया है? फर्म को किया है। सोच क्या है? सोच ये है कि इस फर्म को सप्लाई करने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ए जैसा व्यक्ति इस फर्म में पार्टनर है। क्या एक्चुअल में ए पार्टनर है? नहीं। एक्चुअल में पार्टनर कौन है? एक्स और वाई है। क्या ए पार्टनर है? नहीं है। मगर जब एक्स जेड को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि मिलो ए से कि हमारे फर्म में पार्टनर है, जेड के सामने जब एक्स ने ऐसा कहा तो क्या ए ने मना किया? बोलो हाँ या ना? ना। अब देखो क्या होता है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड 100 टेलीविजन सेट क्रेडिट में दे दिया। क्रेडिट में किसको दिया? मैनेजर साहब को दिया या फर्म को दिया? फर्म को दिया। Z did not get the amount of TV set sold। अरे भाई पैसे नहीं मिले अभी तक, ठीक है। माल दिया किसको? फर्म को दिया। अब ए जो है, ए बोल रहा मैं तो फर्म में पार्टनर हूं ही नहीं, तो मुझे क्या खतरा है, राइट। अब जेड बोल रहा नहीं, जेड बोल रहा नहीं ए, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम इस फर्म में पार्टनर हो, तो ये पैसा जो मैं पाऊंगा एक्स से भी पाऊंगा, वाई से भी पाऊंगा, और तुमसे भी पाता हूं। तो क्या दोस्त जेड जो ये कह रहा है, क्या जेड का ये कहना गलत है? क्या इस समय हम लीगैलिटी पे जाएं? क्या इस समय हम कागज पे जाएं? क्या पार्टनरशिप फर्म का डीड देख लो, बोलो क्या ये न्याय होगा? जेड के साथ न्याय करना है, पेपर नहीं खेलना है, लॉ नहीं खेलना है, अग्रीमेंट नहीं खेलना है। क्या करना है आपको?
क्या करना है आपको, बोलिए, जस्टिस करना है आपको। Z did not get the amount of TV set sold to the partnership firm। पार्टनरशिप फर्म को देखा था, पार्टनरशिप फर्म को आपने माल बेचा था। ए कह रहा है कि मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म से, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। Z filed a suit against X and A for the recovery of the price। मुझे मेरा पैसा दे भाई। Here in the given case, A, the manager, is also liable for the price because he becomes a partner by holding out। बोलो holding out partner की, समझ में आ गया? होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल, ये कहता है सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आइए अब हम पढ़ लेते हैं इसको, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्विक रीडिंग लगाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। Partnership by holding out is also known as partnership by estoppel, where a man holds himself out as a partner or allows others to do it। holds himself out, A जो मैनेजर है, he holds himself out, he holds himself out as a partner, और he allowed Z, he is then stopped from denying the character he has assumed upon the faith of which creditors may have presumed to have acted। क्रेडिटर कौन था? Z क्रेडिटर था, तो उसने 100 टेलीविजन सेट दिया था। तो where a person represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm when in fact he is not, ये important, in fact he is not, so he is liable like a partner in the firm to anyone on the faith of such representation। रिप्रेजेंट हुआ था, उसे रिप्रेजेंट किया गया, एक्स ने रिप्रेजेंट किया ए को जेड के सामने, हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म। धोखा हो सकता है ना, किसी बड़े व्यक्ति को ले जाओ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति को ले जाओ और बोलो ये जो देख रहे हो ना, जो मर्सिडीज में उतरे थे, 1 करोड़ का मर्सिडीज, देखो अभी मेरे साथ कैसे बैठ के बात करें। अरे भाई पार्टनर्स है यार, इज्जत तो देंगे, राइट? अब आपको लगा कि 1 करोड़ का गाड़ी है, 20 लाख रुपए का सामान तो मैं देख सकता हूँ, और भाई साहब के पास जब जाते हो तो भाई साहब भी ऐसे कंधे में हाथ रख के बोला हाँ हाँ मैं और गुल्लू तो बचपन के पार्टनर्स, राइट? आइए, it is only the person to whom the representation has been made, ये बहुत important, and who has acted thereon has the right to enforce liability arising out of the holding out। अब इस पूरा जो लास्ट एग्जाम्पल में क्या होता है बताइए, लास्ट एग्जाम्पल में क्या होता है? ए जो मैनेजर है, जेड के सामने हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, तो धोखा किसके साथ किया हमने? जेड के साथ। अब ये मतलब नहीं कि जेड के साथ धोखा हुआ है तो पूरा दुनिया एक्स वाई, मतलब ये ए बी सी डी एफ जी एच आई जे सब आ जाए। जिसके साथ धोखा हुआ है खाली वो ही केस कर सकता है, ठीक है? ये नहीं कि भाई तू तो धोखेबाज है, चलो सबको चप्पल खोल के मारो, मौका मिल गया हाथ सेक लो, ऐसा नहीं होता। चलो, यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन हु हैज बाय रिप्रेजेंटेशन लेड अनदर टू एक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही वाज एक्चुएटेड बाय फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि इंटेंशन फ्रॉड था या नहीं था, वो सब कुछ नहीं। The given rule in section 28 is also applicable to the former partner who has retired from the firm without giving proper public notice of his retirement। In such cases, person who even subsequent to retirement
give credit to the firm on the belief that he was partner will be entitled to hold him liable। वही, मैं रिटायर हो गया बट मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और सामने वाले ने फर्म को 50 लाख रुपया का सामान गुड्स यही सोच करके दिया कि मैं खुद अभी उसमें पार्टनर हूं। इट इज सिंपली अ केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल। नाउ आई कैन नॉट से कि नहीं नहीं भाई, अरे तो तुम नहीं थे पार्टनर तो मुझे बता देते। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भरोसे पे मैंने 50 लाख का मैं टर्नओवर कर रहा हूँ, मैं गुड सप्लाई करते जा रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहिए था। ठीक है। A partnership firm consisting of P, Q, R and S. S retires from the firm without giving public notice and his name continues to be used on the letterheads. नाम भी letterheads में यूज हो रहा है। Here S is liable as a partner by holding out to creditors who have lent on the faith of his being a partner. क्योंकि उसका नाम letterhead पे है, इसीलिए क्रेडिटर्स अभी भी उस फर्म को गुड्स दे रहे हैं। तो बाद में नहीं बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने भरोसा तो पब्लिक को यही दिला रखे हो। तो दोस्त, इससे हम यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं। यूनिट 1 बहुत इजी है। यूनिट 2 पे चलेंगे थोड़ी देर बाद पे या नेक्स्ट क्लास पे। बहुत इजी है। पार्टनरशिप 3 यूनिट करना है हमें और उसके बाद हम आपको फास्ट ट्रैक रिविजन भी कराएंगे जहाँ फोटोज, पिक्चर्स, एनिमेशन रहेंगे। बट अभी स्लो एंड स्टडी समझ लो चीज़ों को, एंजॉय करो। लॉ बहुत इजी है। यू शुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स। टेक गुड केयर। अगर कोई दिक्कत हो तो 983017 इस नंबर पे आप संपर्क बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।